अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रोटिस्टा शुरू किया था और उसमें हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में अमीबा को स्टडी किया था। तो आज हमारा लेक्चर जू फ्लैजिलेट्स के लिए है। तो जू फ्लैजिलेट्स ये प्रोटिस्ट के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि स्फेरिकल होते हैं गोल शेप में और इलोंगेटेड थोड़े से लंबूतरे भी हो सकते हैं। इनमें एक ही सिंगल न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है और इनमें एक से लेकर बहुत से विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम फ्लैजिला कहते हैं। तो ये फ्लैजिला के थ्रू मूव करते हैं और फ्लैजिला जो है वो रैपिडली मूव करता है और इनको फॉरवर्ड धकेलता है, आगे की तरफ धकेलता है। जू फ्लैजिलेट्स की फूड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और डेड ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जो कि स्मॉल यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इसके अलावा ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी फीड करते हैं। ये फूड इंजेस्ट करते हैं फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। तो ये हेटरोट्रॉफ है। जू फ्लैजिलेट्स जो हैं वो फ्री लिविंग भी होते हैं, ये सिम्बियोट्स भी होते हैं, ये पैरासिटिक भी होते हैं और ये सेसाइल भी होते हैं। फ्री लिविंग वो जो फ्रीली मूव करते हैं वाटर के अंदर, ये मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। तो ये फ्री लिविंग जो है वो वाटर में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो इनको हम जू प्लैंक्टन्स कह सकते हैं। और सिम्बियोट्स जो हैं ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बियोसिस और ये सिम्बियोसिस रिलेशनशिप बनाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं और ख़ुद उनसे हेल्प लेते हैं। और पैरासाइट्स जो हैं ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ काज करते हैं। तो सिम्बियोट की एग्जांपल अगर देखी जाए तो ट्राइकोनिम्फस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सिम्बियोट्स। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके अंदर स्पेशलाइज्ड फ्लैजिला होते हैं। ये टर्माइट के गट्स में पाए जाते हैं और टर्माइट को ड्राई वुड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये ट्राइकोनिम्फस है, ये ग्रीन कलर का और ये रेड ब्लड सेल के अंदर ब्लू कलर का ट्राइपेनासोमा है। ये डिज़ीज़ काजिंग जू फ्लैजिलेट होता है जो कि स्लीपिंग सिकनेस की डिज़ीज़ काज करता है लोगों में। तो पैरासिटिक जू फ्लैजिलेट्स जो हैं ये डिज़ीज़ काज करते हैं और इनकी एग्जांपल ट्राइपेनासोमा है। ये ह्यूमन में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की डिज़ीज़ काज करते हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं थ्रू इन्फेक्टेड सी फ्लाई। ठीक है, ये फ्लाई जो है वो अफ्रीका में पाई जाती है और इसलिए ये डिज़ीज़ जो है वो मोस्टली अफ्रीका में ही प्रेजेंट होगी। कोनोफ्लैजिलेट्स ये सेसाइल होते हैं, स्टॉक के थ्रू अटैच होते हैं। ये अगर आप देखें फिगर आपके सामने मौजूद है, स्टॉक के ज़रिए ये किसी भी चीज़ के साथ अटैच होंगे। और सेसाइल का मतलब कि ये मूव नहीं कर सकते, अटैच होंगे किसी भी चीज़ के साथ। इनमें एक ही सिंगल फ्लैजिलम होता है। फिगर में आप देख रहे हैं, आपको इनको सिंगल फ्लैजिलम नज़र आ रहा है जिसके इर्द एक डेलिकेट कॉलर लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जिसने इसको सराउंड किया होता है फ्लैजिलम को। और फ्लैजिलम जो मूव करके इनको फूड हासिल करने में हेल्प करता है। फ्लैजिलम मूव करता है, वाटर करंट प्रोड्यूस होता है, उसके ज़रिए वाटर के अंदर जो सस्पेंडेड ऑर्गेनिजम्स और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है वो इधर कॉलर के अंदर आके फंस जाता है और फिर यहाँ से उसको ये इंजेस्ट कर लेते हैं सेल्स। तो इस तरह ये फूड हासिल करते हैं। और अगर इनकी शेप देखी जाए तो इनकी शेप जो है वो स्पॉन्जेस के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको कॉलर सेल्स कहते हैं। ये स्पॉन्जेस को फूड हासिल करने में हेल्प करते हैं। इनकी शेप बिल्कुल कॉलर सेल्स की तरह रिजेंबल करती है। तो इस तरह हम इनको कह सकते हैं कि ये एंसेस्टर्स कंसिडर किए जा सकते हैं स्पॉन्जेस के। सिलिएट्स नेक्स्ट ग्रुप है। सिलिएट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिनके ऊपर सारी बॉडी के ऊपर जो है वो सिलिया होते हैं और सिलिया के थ्रू ये मूव करते हैं और इनकी कवरिंग जो है वो डेलिकेट और फ्लेक्सिबल होती है जिसकी वजह से इनको एक डेफिनेट शेप मिलती है, लेकिन इनकी शेप जो है वो चेंज भी हो सकती है। सिलिया की बीटिंग मूवमेंट की वजह से
ये मूव करते हैं सिलिएट्स, और इनकी जो बीटिंग मूवमेंट होती है ये कोऑर्डिनेट फैशन में होती है, और जिस वजह से ये फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं, और ये घूम भी सकते हैं, यानी कि अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। और कुछ सिलिएट्स हैं वो सेसाइल होते हैं और रॉक्स के साथ अटैच होते हैं, और वाटर करंट्स के थ्रू इनके पास फूड आती है और फूड को ये यूज़ करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू फूड को ये इनगल्फ कर लेते हैं, टाइनी प्रोटिस्ट के ऊपर ये फीड करते हैं। अगर आप देखें ये पैरामेशियम है जिसके सीलिया जो वेट कर रहे हैं और इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं इस तरह। और सिलिएट्स के अंदर जो वाटर रेगुलेट होता है, स्पेशली जो सिलिएट्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, उनमें वाटर रेगुलेशन के लिए उनके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है कि उनकी बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो बॉडी से बाहर एक्सपेल करता है, और इससे इनको इनकी ऑस्मोटिक लाइसिस से इनकी प्रोटेक्शन करता है। सिलियर्स को देखा जाए तो ये बाकी के प्रोटोजोन्स से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, किस लिहाज से कि इनके पास टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, एक स्मॉल न्यूक्लियाई होता है और एक लार्ज न्यूक्लियाई होता है। स्मॉल न्यूक्लियाई डिप्लॉइड होता है, इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और इसको हम माइक्रो न्यूक्लियाई कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जो लार्ज न्यूक्लियाई होता है वो पॉलीप्लॉइड होते हैं, यानी कि इसमें मैनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये मैक्रो न्यूक्लियस होता है क्योंकि ये लार्ज साइज़ होता है। ये सेल के मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो सिलिएट्स जो हैं, क्योंकि इनके पास माइक्रोन्यूक्लियाई है तो वो सेक्सुअल प्रोसेस में इनकी हेल्प करता है, जो कि कंजुगेशन के थ्रू होती है। ड्यूरिंग कंजुगेशन जो है दो पैरामेशियम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं लेंथ वाइज, और वो जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। फिर आया था हमारे पास फॉर्मेनिफेरंस एंड एक्टिनोपोड्स। फॉर्मेनिफेरंस और एक्टिनोपोड्स ये दोनों शेल्ड ग्रुप्स हैं। प्रोटोजोन्स के शेल्ड ग्रुप्स मीन के इनके इर्द गिर्द एक होल होता है, टेस्ट होता है, जिसको हम शेल कहते हैं, और ये मोस्टली ये मैरीन में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में ये प्रेजेंट नहीं होते। इनमें दोनों ग्रुप्स में फॉर्मेनिफेरंस और एक्टिनोपोड्स में डिफरेंस जो है वो इनके शेल का या टेस्ट का होता है। तो फॉर्मेनिफेरंस का जो शेल होता है वो कैल्शियम का बना होता है, जबकि एक्टिनोपोड्स का शेल सिलिका का बना होता है। और ये बस इनमें डिफरेंस होता है, बाकी ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं। और शेल और टेस्ट जो है इसके अंदर पोर्स होते हैं, और पोर्स में से साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जो है बाहर निकले हुए होते हैं, और ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन इनको फूड लेने में हेल्प करते हैं, इनको किसी भी स्पोर्ट के साथ स्टिक होने के लिए, अटैच होने के लिए हेल्प करते हैं। और इसके अलावा ये मूव करने में हेल्प करते हैं। जब ये डेड हो जाते हैं फॉर्मेनिफेरंस, तो ये इनके शेल जो बॉटम के अंदर सिंक हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और वहाँ पर ये चॉक डिपॉजिट्स बनाते हैं। चॉक डिपॉजिट्स, इस तरह चॉक डिपॉजिट्स जो हैं ये बेसिकली चॉक रॉक्स बनाने में हेल्प करते हैं। इनकी एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में टेबल के अंदर पढ़ी थी। फॉर्मेनिफेरा की एग्जांपल जो है वो फॉरम्स हैं, और एक्टिनोपोड्स की एग्जांपल जो है वो रेडोलेरियंस। एपीकम्प्लेक्सन जो है ये पैरासिटिक प्रोटोजोन्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एज पैरासाइट रहते हैं और डिजीज़ काज करते हैं। तो सीरियस डिजीज़ भी ये काज करते हैं, जैसे कि मलेरिया डिजीज़ जो है वो ह्यूमन की एक कॉमन डिजीज़ है जो काफ़ी अरसे से ह्यूमन में प्रेजेंट है, और स्टार्ट में इसने बहुत से ह्यूमन की डेथ भी काज की थी। मिलियंस ऑफ ह्यूमन इसकी वजह से डेथ हो जाते थे हर साल, जब तक इसका
इलाज या इसका क्योर जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ था। इनके अंदर लोकोमोशन के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और उस फ्लेक्सिबल बॉडी के ज़रिए ये मूव करते हैं अपनी बॉडी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करके, और ये अपनी लाइफ के दौरान स्पोर्ट्स बनाते हैं और उन स्पोर्ट्स से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और स्मॉल स्पोर्स जो हैं ये बेसिकली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होते हैं और फिर ये डिज़ीज़ काज करते हैं। तो ये एक ही होस्ट में अपनी लाइफ गुजार सकते हैं या फिर ये कभी कभार डिफरेंट होस्ट में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है। अगर ये देखें तो यहाँ पर फिगर में प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल दी हुई है। प्लाज्मोडियम मॉस्किटो और ह्यूमन टू होस्ट में रहता है और डिजीज़ ट्रांसमिट करता है मॉस्किटो से ह्यूमन में। तो जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो एक ह्यूमन को बाइट करता है तो उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, उसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, और ये स्पोर जो है वो अपने सलाइवरी ग्लैंड के ज़रिए सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू अपने सलाइवा के साथ ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट करता है। ये स्पोर जो हैं ये स्पोरोजोइट्स कहलाते हैं। अब ये स्पोर्स मूव करते हुए लिवर में जाते हैं और लिवर को ये इन्फेक्ट करते हैं। लिवर के अंदर ये डिवाइड करते हैं और स्फेरिकल स्पोर्स बनाते हैं या स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम मैरोजोइट्स कहते हैं। मैरोजोइट्स जो हैं वो लिवर से निकलकर ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड सेल्स के अंदर ये एंटर हो जाते हैं और वहाँ पर ये मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह मिलियंस ऑफ मैरोजोइट्स या मिलियन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करके उनके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से रेड ब्लड सेल जो हैं वो ब्रस्ट करते हैं और बहुत से रेड ब्लड सेल्स एक साथ डेड होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसकी वजह से सर्दी चिलिंग काज होती है और बुखार फीवर का अटैक होता है। तो ये सिम्टम्स अपीयर होती हैं फिर रेड ब्लड सेल्स के डेड होने की वजह से या उनके ब्रस्ट होने की वजह से। फिर ये इन मैरोजोइट्स में से कुछ मैरोजोइट्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू गेमेटोसाइट्स। गेमेटोसाइट्स जो हैं ये बेसिकली सेक्सुअल फेज़ होती है इसकी, जो कि गेमेट्स फॉर्म करते हैं एग एंड स्पर्म। गेमेटोसाइट्स जो हैं इनको जब एक मॉस्किटो ब्लड सक करता है फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, इन्फेक्टेड ह्यूमन बॉडी, जिस ह्यूमन के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है वो इन्फेक्टेड ह्यूमन है, तो उससे जब ये ब्लड सक करता है तो ये गेमेटोसाइट्स जो हैं वो मॉस्किटो के गट के अंदर चले जाते हैं इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर ये स्पर्म एंड एग फॉर्म करते हैं। स्पर्म और एग जो है आपस में फ्यूज़ होकर वो सिस्ट बनाते हैं। वो सिस्ट बेसिकली आप इसको जाइगोट कह सकते हैं, और जाइगोट जो फिर डिवाइड होकर स्पोरोजोइट्स बनाता है और ये स्पोरोजोइट्स जो फिर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और फिर ये मॉस्किटो जब दोबारा किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है या बाइट करता है तो उसके अंदर ये स्पोरोजोइट्स ट्रांसमिट कर देता है। तो इस तरह ये लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो ये बेसिकली प्लाज्मोडियम है मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल। अब इसमें क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो अगर देखे जाएं तो क्वेश्चंस जो हैं उनमें व्हाट आर ज़ूफ्लैजिलेट्स आर animal like protist or protozoans that has one or many flagella for their locomotion. How zooflagellates move. Zooflagellates has one or many flagella for their locomotion. Flagella are whip-like structure that move to help in movement of zooflagellates. How zooflagellates get food? Zooflagellates get food by ingestion from their environment. Their food is living or dead organisms, or they feed on dead and decaying organic matter. What is trypanosoma or what are symbiont? Zooflagellates, trypanosoma are symbiont. Trichonymphus. What is trichonymphus or what are symbiont zooflagellates? Trichonymphus are symbiont zooflagellates that live in the gut of the termite and help in digestion of dry wood.
What are parasitic zooflagellates or trypanosoma? Trypanosoma are parasitic zooflagellates that cause disease in the human. Trypanosoma cause sleeping sickness disease in human, African sleeping sickness disease, and it can transmit through CC fly. What are conoflagellates? Conoflagellates are sessile zooflagellates that attach to these to sport with the help of stalk. They have a single flagella which is surrounded by the collar. So these are resemble to the collar cells of the sponges. How ciliates differ from other protozoans? Ciliates differ from other protozoans because they have two type of nuclei. One is small, which is micronuclei, and other is large, which is macronuclei. Micronuclei is a diploid nuclei which help in the sexual process, while mega or macronuclei are large and these are polyploid. They control metabolism and growth of the ciliates. How ciliates reproduce? Ciliates reproduce through sexual process, that is conjugation. Differentiate between flagella and cilia. Flagella are long whip-like structures that beat to move the animal in forward direction, while cilia are the short eyelash-like or hair-like structures which are present all over the body of an organism. They help in the movement of organism, or in some cases they help in the getting food, while flagella are in a few numbers, while cilia are in many numbers. Differentiate between foraminifera and actinopods. Foraminifera and actinopods are shelled zoophylates. Foraminiferans has shell made up of calcium, while actinopods has the shell made up of silica. What are epicomplexans? Epicomplexans are parasitic zooflagellates which do not have any structure for their locomotion. For example, Plasmodium, which cause malaria in human. गिव लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इसकी फ़िगर और उस फिगर के नीचे जो इसकी डिटेल दी हुई है बुक के अंदर. थैंक यू स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.